दोस्तों, बाजार में एक के बाद एक आईपीओज आते जा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर परेशान है कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करें और कौन से नहीं। तो क्या हम रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ में अप्लाई करके आईपीओज में इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं? क्या ये आईपीओज की चल रही बाढ़ हम रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने का जाल तो नहीं? चलो आज के वीडियो में हम आईपीओज की पोल खोलते हैं। दोस्तों, कोरोना पैंडेमिक के पहले इंडिया में डीमैट अकाउंट्स हुआ करते थे 2-3 करोड़ के आसपास, जो कि अब बढ़कर 10 करोड़ के ऊपर हो चुके हैं। डीमैट अकाउंट्स में इतने तेज़ी से आई बढ़त के पीछे सबसे बड़ा हाथ है आईपीओज का। बहुत सारे लोगों ने तो सिर्फ आईपीओज में अप्लाई करने के लिए ही डीमैट अकाउंट खोले हैं। तो इस बात से हमें समझ में आता है कि रिटेल इन्वेस्टर के बीच में आईपीओज को लेकर कितना ज़्यादा क्रेज़ है। चलो तो अब आईपीओज के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। आईपीओ का लॉन्ग फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि किसी भी कंपनी का जिसका अब तक पब्लिक में कोई भी स्टेक नहीं है, वो अपने शेयर्स पब्लिक में बेचने आती है तो आईपीओ लेकर आती है। तो क्यों आते हैं आईपीओज? दोस्तों, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फंड्स, पैसे। तो कोई भी बिजनेसमैन अगर उसके पास सफिशिएंट फंड नहीं है कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए, तो वो क्या ऑप्शन चुन सकता है? वो किसी दूसरे बिजनेसमैन को या बड़े इन्वेस्टर को अपने बिजनेस में पार्टनर बना सकता है, या फिर किसी बैंक से लोन ले सकता है, या फिर पब्लिक से पैसे उठा सकता है। जब वो तीसरा ऑप्शन चुनता है पब्लिक से पैसा उठाने के लिए, तो अपनी कंपनी का आईपीओ लेकर आता है। आईपीओज के मेनली दो टाइप होते हैं, एक होता है फ्रेश इशू और दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू में क्या होता है, अगर आईपीओ फ्रेश इशू है तो जो भी पैसा आईपीओ में कलेक्ट होने वाला है वो जाता है कंपनी के पास, जिसे कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए, नए प्लान्स खड़े करने के लिए या कुछ कंपनीज़ को एक्वायर करने के लिए, अपना लोन चुकता करने के लिए यूज़ कर सकती है। और जो दूसरा टाइप होता है ऑफ़र फॉर सेल, उसमें जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना कुछ शेयर्स, अपना कुछ स्टेक पब्लिक में सेल करके प्रॉफिट बुक करते हैं। ऑफ़र फॉर सेल में जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो कंपनी के पास न जाते हुए उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाता है। आईपीओ एक फ्रेश इशू होना अच्छी बात होती है, क्योंकि फ्रेश इशू में कलेक्ट होने वाला पैसा कंपनी के पास जाता है, जिसे कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकती है, अपने कर्जे को कम करने के लिए यूज़ कर सकती है, जिससे आगे चल के कंपनी की ही ग्रोथ होती है। और जब कंपनी की ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली शेयर प्राइस भी बढ़ेगा और इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन अगर आईपीओ ऑफर फॉर सेल है तो ये एक बुरी बात है, क्योंकि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने कंपनी को खड़ा किया है, उनको कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, उन्होंने सालों से कंपनी को देखा होता है। लेकिन अगर वही अपना स्टेक सेल कर कर निकल रहे हैं तो ये एक निगेटिव सिग्नल है। बहुत सारे आईपीओज लिस्टिंग के दिन ही बहुत अच्छे रिटर्न्स दे देते हैं, 20%, 30, 40, 50%। और कुछ आईपीओ तो लिस्टिंग के दिन ही डबल रिटर्न दे देते हैं या कुछ दिनों में ही डबल से ज़्यादा हो जाते हैं। और ये सब देखकर रिटेल इन्वेस्टर के बीच आईपीओज को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज जनरेट हो चुका है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो अगर आईपीओ से इतने कम समय में इतने अच्छे, इतने बढ़िया रिटर्न्स मिलते हैं, तो क्या हम आईपीओज में इन्वेस्ट करके अमीर नहीं बन सकते? क्या हम आईपीओज में इन्वेस्ट करके करोड़पति नहीं बन सकते? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। वीडियो में आगे हम जानेंगे कि क्यों हम आईपीओज में अप्लाई करके, आईपीओज में इन्वेस्ट करके अमीर नहीं बन सकते। तो और आगे हम ये भी जानेंगे कि हमें आईपीओज का फिर कैसे फ़ायदा लेना है। आईपीओज के बारे में सबसे बढ़िया बात ये होती है
कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पे होंगी, इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा हमें पहले ही लग जाता है, क्योंकि आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, आईपीओ का सब्सक्रिप्शन किस तरह से आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से कैसा रिस्पांस मिल रहा है। ये सब बातें देखकर हमें पहले ही समझ में आ जाता है कि इस प्राइस के आसपास आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। तो क्योंकि सबको पता होता है कि कौन से आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पे हो सकती है, को सबको पता चल जाता है कि कौन सा आईपीओ अच्छा है और कौन सा आईपीओ बुरा है। तो अच्छे आईपीओ में बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाता है, मतलब एक लॉट के लिए 20-20, 50-50 एप्लीकेशंस आ जाते हैं, और इसलिए अच्छे आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हम परेशान हो जाते हैं आईपीओज़ में अप्लाई कर के, लेकिन अच्छे आईपीओ की अलॉटमेंट बहुत मुश्किल से मिलती है। तो जब अच्छा आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है और हमें लकीली अलॉटमेंट मिल भी जाता है आईपीओ का, तो एक लॉट से ज़्यादा हमें अलॉटमेंट मिलता नहीं है, और एक लॉट की प्राइस होती है 15,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर वो आईपीओ लकीली डबल भी हो गया तो हमारा रिटर्न्स हो जाते हैं 15,000 रुपये। साल में ज़्यादा से ज़्यादा एक आध दो बार ऐसा हो सकता है लकीली, तो हम साल में ज़्यादा से ज़्यादा 15-30 हज़ार आईपीओ से बहुत मुश्किल से कमा सकते हैं। तो इसलिए हम आईपीओज़ में इन्वेस्ट करके, सिर्फ आईपीओज़ में इन्वेस्ट करके अमीर नहीं बन सकते। तो इसलिए आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि मैंने जितने भी सारे वीडियोज़ आईपीओ पे बनाए हैं, मैं किसी भी आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करता हूँ। मेरा ज़्यादा फोकस होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम्स पे और कितने लिस्टिंग गेंस मिल सकते हैं, इस बात पर। चलो तो देखते हैं तो कैसे हम आईपीओज़ का फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे हमें आईपीओज़ के साथ ट्रीट करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, हमारे पास अपने सेविंग अकाउंट में 50,000, 1 लाख जो भी हो, अपनी फैमिली की साइज़ और रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और क्योंकि आईपीओज़ में हमारा पैसा बहुत थोड़े समय के लिए ब्लॉक रहता है, तो हम उस इमरजेंसी फ़ंड को आईपीओज़ में अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर भगवान की कृपा से हमें किसी अच्छे आईपीओ में अलॉटमेंट मिल ही जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर किसी अच्छे आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाता है, तो हमें उस आईपीओ के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि वो कंपनी क्या करती है, उसका बिज़नेस आखिर कैसा है, उसका आगे चल के फ्यूचर कैसा हो सकता है, और कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे क्या मकसद है, क्या वो ऑफ़र फॉर सेल था या फ्रेश इशू था, या फिर दोनों भी था, ऑफ़र फॉर सेल एंड फ्रेश इशू। देन कंपनी के प्रोमोटर्स कैसे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स लाइक पीई, ईपीएस वो कैसे हैं, देन कंपनी के पास कर्जा कितना है, एसेट्स कितने हैं, ये सब बातें देखना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो हम उस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी फंडामेंटली पुअर है, तो हमें उसमें लिस्टिंग के दिन या एक दो दिन में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जो भी प्रॉफिट हमने बुक किया, उस प्रॉफिट को हमें किसी अच्छे से शेयर में, जिसको हमने सालों से ट्रैक किया है, जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, जिसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, और जिसका स्टडी हमने अच्छे से किया है, जिस पर हमें कॉन्फिडेंस है, ऐसे शेयर में हमें उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और साथ ही आपने वीडियो को लाइक और शेयर भी किया होगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। साथ ही वीडियो का कौन सा पार्ट
आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए और अच्छे वीडियो में।